Hello, everyone, and very good evening. I welcome you all in today's class, and we hope to have a good session. चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में यस अमन यू हैव एनी डाउट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी राइट नाउ अच्छा गलती से हो गया आई गेस ठीक है चलो सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दैट वी विल आल्सो सी डन बट बिफोर दैट लेट्स गो थ्रू कल के क्लास में हमने क्या किया था ठीक है सो कल के क्लास में हमने लार्जली किस चीज को डिस्कस किया था इफ यू रिमेम्बर सो कल के क्लास में हमने जी का कैलकुलेशन किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट पॉइंट विथ रिलेटिव टू अर्थ ठीक है जगताप ओके मैं सबके नाम याद रखना चाहती हूँ अब देखो ये अर्थ है अर्थ के मास को अगर एम ई लिया जाए अर्थ के रेडियस को आर ई ले लो सो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस क्या था जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर डन सो दिस वाज दिस और इसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डन और अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अर्थ के सरफेस से सर्टेन एच हाइट पे ठीक है यहाँ से कुछ ये थोड़ा सा उल्टा हो गया सर्टेन एच हाइट पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा एच हाइट पे चले जाओ सो इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट सो जी डैश यू विल राइट है जी डिवाइडेड बाय व्हाट आर प्लस चलो मैं पूरा ही फॉर्म पहले लिखती हूँ ठीक है नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड एक्चुअली सो टोटल फॉर्म को क्या लिखोगे जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर यही लिखोगे ना डन और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था फॉर वन पर्टिकुलर कंडीशन जी इक्वल टू आया था 1 माइनस 2h बाई आर ई एंड दिस वाज ट्रू व्हेन h इज फार फार लेस देन आर ई ठीक है ये हमने कैलकुलेट किया था ओवर उसके बाद हमने अर्थ के लिए अगर हम लोग डेप्थ पे निकालें डी डेप्थ पे सपोज सरफेस से डी डेप्थ डन सो यहाँ से ये कितना लेंथ हो जाएगा दिस विल बिकम आर ई माइनस डी यानी कि सेंटर से अगर आर ई माइनस डी डिस्टेंस पे अगर हम लोग जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जी का वैल्यू कितना आया था जी इंटू 1 माइनस व्हाट डी बाई आर ई am I right here was this the formula everyone yes स्मिथ उन्नति ओके सो दिस वाज द फॉर्मूला चलो अब मैं एक चीज को कॉमन यहाँ पे रिवाइज करवाती हूँ ओके जगताप अब आप यहाँ पे देखो एक चीज हमने देखा ना जैसे जनरलाइज करना है मैं डेरिवेशन कैसे किया था हमने वो चीज को दिमाग में रखना है तो मैंने डेरिवेशन कैसे किया था अगर अर्थ के सरफेस पे एक पार्टिकल को लेते हो तो एक मास स्मॉल मास यहाँ था अर्थ के मास को अर्थ के सेंटर पे कंसंट्रेट करके देख रहे हैं क्योंकि उसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ ले रहे हैं सो दोनों के बीच में हमने क्या निकाला था फोर्स निकाला था जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर ठीक है दिस वाज फोर्स और एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला था ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल मास एम से हमने डिवाइड किया था यही किया था ना डन सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे निकालना है अर्थ की वजह से तो बेसिकली ये क्या होगा जी इंटू एम ई मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर वेर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ राइट मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज कर लो एक m1 मास है ठीक m1 मास के लिए तुमसे अगर पूछता है कोई भी r डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ क्या होगा सो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा जी m1 बाई r का स्क्वायर दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ मास m1 और अगर यहाँ पे कोई भी एक मास स्मॉल m रखते हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा अगर ये पूछता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू क्या कर दोगे force done so that is how we can also use such kind of concept or use this formula for point mass also because here also we are considering
mass of earth concentrated on one point, and that is why it is getting treated here as point mass, right? इसलिए हम लोग इस चीज को यहाँ भी एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं। डन। अच्छा ये चीज बताओ, कल के क्लास में कौन कौन सुन पाया था? लास्ट में जो मैंने बताया था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम को, क्योंकि लास्ट में मैं जब बोलती गई मैंने देखा कोई नहीं है क्लास में, तो आई गॉट शॉक ना भी, मुझे समझ नहीं आया तुम लोग कब चले गए, क्योंकि मैं बिजी थी। Yeah, let me know how many of you actually were in the class when I was discussing inertial and non-inertial frame concept. कितने लोग थे? उन्नति, स्मिथ, और कल के क्लास में तो तुम सारे ही थे आई गेस। कुछ लोग नए लग रहे हैं आज के क्लास में मुझे, अदरवाइज अभय, जयदीप, आदित्य, आर्य आई गेस। मैंने कल डिस्कस किया था ना इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्लास 11th। यस, जल्दी से बताओ यस और नो। आदित्य, अच्छा, जगताप, ओके, स्मिथ, ओके, डन। सो तुम लोग सुन नहीं पाए, मुझे कंक्लूजन यही समझ में आ रहा है, तो एक काम करती हूँ, डिस्कस कर लेते एक बार और जल्दी से करूंगी, ठीक है? सो पारुल तुम थी, अच्छा ठीक है। सो मैं जल्दी से रिवाइज करूंगी। दो फ्रेम हमने डिस्कस किया था, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम अगर तुम लोग लास्ट में गए थे, अच्छा लेकिन, अच्छा जगताप तुम क्लास अटेंड नहीं की हो ना रेगुलर। एक काम करना, वीडियोस अवेलेबल होगा, तुम लोगों के पास अवंती का वो अकाउंट होगा ना, उसमें वीडियोस अवेलेबल होगा। सो गो थ्रू दोस, और अगर वो नहीं करना क्योंकि उसमें टाइम काफी लगेगा, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, सॉरी 55 मिनट से ज्यादा के वीडियोस होंगे। सो अगर वो नहीं करना चाहते हो तो अपने क्लासमेट्स का हेल्प लो, ठीक है? वो लोग भी हेल्प कर देंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, मैं बहुत स्लो जा रही हूँ अभी। इनर्शियल फ्रेम मैंने डिस्कस किया था, और नॉन इनर्शियल फ्रेम डिस्कस किया था, ठीक है? इनर्शियल फ्रेम तुम्हारा क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम वो होता है, फ्रेम पहले क्या होता है? फ्रेम वो जगह है जहां से तुम किसी चीज को देख रहे हो, दैट इज फ्रेम, राइट? फिजिक्स में फ्रेम जो, जैसे सपोज करो मैं किसी ट्रेन को देख रही हूँ, मैं किसी ट्रेन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मतलब उसकी वेलोसिटी को नोटिस कर रही हूँ, उसके एक्सेलरेशन को नोटिस कर रही हूँ, तो मैं हो गई ऑब्जर्वर, ठीक है? मैं होगी देखने वाली, और जहां मैं खड़ी हूँ वो हो जाएगा फ्रेम। तो वो फ्रेम दो तरह के हो सकते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ऐसा फ्रेम जो आइदर रेस्ट में है, या कैसे चल रहा है वो, या वो चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? और दूसरा है तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ऐसा फ्रेम जो ना तो रेस्ट में है और ना ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, रादर इट्स एक्सेलरेटेड फ्रेम, यानी कि उसका सर्टेन एक्सेलरेशन है। अब इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है? दो फ्रेम हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो तुमने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं ना, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ में तुमने क्या पढ़ा है? फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। If you are talking about x axis, x direction, then net force along x direction will be equal to mass into acceleration in x direction. This is Newton's second law, right? और न्यूटन सेकेंड लॉ को जो तुम पढ़े हो इस तरह से लिखना, ये हम तब लिख सकते हैं जब हमारा फ्रेम क्या हो? इनर्शियल हो। अगर हमारा फ्रेम इनर्शियल नहीं है, नॉन इनर्शियल है, तो भी न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज कर सकते हैं, बट विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। उसी मॉडिफिकेशन को कल मैंने क्लास में बताया था, तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? क्योंकि मैकेनिक्स अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो, लास्ट में मैं थोड़ा जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है? सो अभी मैं जो जो पढ़ाती जा रही हूँ उसको बस दिमाग में रखते जाओ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, सपोज कर लो यहाँ पे एक, कल भी मैंने सेम एग्जांपल दिया था, यहाँ पे एक ए ऑब्जेक्ट को ले लो,
सपोज कर लो यहाँ पे तुम खड़े हो या मैं खड़ी हूँ, मतलब ऑब्जर्वर, और मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब समझते हो ना, किसी का फोर्स डायग्राम बनाना, उस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसको ड्रॉ करना, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। और ये क्या है तुम्हारा, ये कार है। मेरी डायग्राम ड्राइंग बहुत खराब है, इसलिए मैं कार भी ऐसे ही बनाती हूँ। ये कार है, और इनिशियली ये कार क्या है, फर्स्ट केस में लेती हूँ, फर्स्ट केस में हमारा कार क्या है, रेस्ट में है, वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है, वो रेस्ट में है। नाउ जब वो रेस्ट में है तो मैं जहां खड़ी हूँ वो रेस्ट में है, यानी कि फ्रेम कैसा हो गया, इनर्शियल फ्रेम। और जब मैं इनर्शियल फ्रेम से इस बॉडी का एफबीडी लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, जैसे तुम लोग अभी तक लिखते आए हो, ये ए हो गया, इस पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा डाउनवर्ड mg, एंड सिंस ये सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, जब भी कोई चीज सरफेस पे होता है तो वो सरफेस को किसी फोर्स से प्रेस करता है डाउनवर्ड्स, और सरफेस उसको रिएक्शन फोर्स अपवर्ड देगा, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सो यहाँ आप लगा दो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। अब इन लगा mg, और कोई फोर्स लग रहा है क्या ये पे, ये सरफेस पे फ्रिक्शन है, ठीक है, ये फ्रिक्शन कंटेनिंग सरफेस है जो कार का सरफेस है। बट फर्स्ट केस में क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जैसे तुम्हारी कार तुम्हारे घर के आगे खड़ी है, रेस्ट में है, तो क्या उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक कार है तुम्हारे पास, और सपोज करो वो 1 साल तक ऐसे ही रेस्ट में खड़ी है, तो क्या उसके टायर में कोई वेयर एंड टेयर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी कार रोड पे रन कर रही है, चल रही है रेगुलरली, तो क्या होगा, जब भी कोई चीज चलता है, जैसे फ्रिक्शन कब लगता है, जब उसको एक फोर्स, जैसे उसके फ्रिक्शन फोर्स एक ऑपोजिंग फोर्स है, डन, वो हमेशा मोशन को अपोज करना चाहता है, ठीक है, जब मोशन होगा तभी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि तभी तो उसे अपोज करना है, या मोशन होने की टेंडेंसी होगी, तब अपोजिंग में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे बॉडी जो ए है उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं लग रहा, तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं रोल में आएगा। तो ये हो गया केस 1। अब तुम आ जाओ सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है, कार है, कार रेस्ट में नहीं है, कार की एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यानी कि कार एक्सेलरेट कर रहा है ए से, क्लियर है। अब तुम कौन से फ्रेम में हो, सेकंड केस फ्रेम कौन सा हो गया, तुम भी कार के अंदर हो, कार एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैंने बोला कि यू कांट यूज न्यूटन सेकेंड लॉ एज इट इज, you need a slight modification, and what is that slight modification, वो ये है कि तुम एक कॉन्सेप्ट लाते हो स्यूडो फोर्स का, ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस मोर ओवर इट। सो स्यूडो फोर्स एक लगाना होगा तुम्हें, न्यूटन्स लॉ के इक्वेशंस को लिखने से पहले पहले ये लगा लो, उसके बाद सारे फोर्सेस को फिर से ड्रॉ करो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते हैं, एक स्यूडो फोर्स किधर लगाएं, कितने मैग्नीट्यूड का होगा, दिस इज द क्वेश्चन। सो डायरेक्शन किधर लगेगा पहले, क्योंकि फोर्स है ना ये, इसके पास क्या क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, जिस फ्रेम में वो खड़ा है ऑब्जर्वर, ठीक है, उस फ्रेम का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेक करो, उस डायरेक्शन से ऑपोजिट जिस बॉडी का वो रीडिंग कर रहा है उस बॉडी पे स्यूडो फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो फोर्स इस बॉडी पे किधर लगेगा, इधर। अब कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा, मैग्नीट्यूड होता है तुम्हारा मास ऑफ दिस बॉडी गेटिंग ऑब्जर्व्ड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, डन। सो फ्रेम का एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर सेम फ्रेम में है, डन, बट स्टिल स्यूडो फोर्स तो लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर तुम्हारा कहाँ है, इनऑर्डिनरी, सो एम ए। तो सबसे पहले जब भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहे हो ना, सबसे पहले स्यूडो फोर्स लगा लो। तो मैंने सबसे पहले स्यूडो फोर्स लगा दिया। अब देखो इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन तो लगेगा, फ्रिक्शन लगा इधर, इससे ऑपोजिट कुछ फ्रिक्शन लगेगा, वी डोंट नो व्हाट फ्रिक्शन, उससे अभी हमें मतलब भी नहीं है, लगा लेकिन, और ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज नाउ, डन, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने कल तुम लोगों को एक चीज बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, डन। अभी तक हमने जो भी जी का वैल्यू निकाला ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट सम हाइट एट सम डेप्थ,
In all those calculations, what common thing we did is we neglected this rotation of Earth around its own axis, right? We neglected it completely. Done. But यहाँ पे मैं neglect नहीं करने जा रही हूँ और मैं बताऊंगी कि अगर neglect नहीं करोगे तो क्या असर हो सकता है. डन. सो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बॉडी को लेते हैं. डन. सपोज कर लो अर्थ के इस पॉइंट पे एक बॉडी है m मास का और तुम इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है, और तुम भी कहाँ हो, ऑब्वियसली अर्थ पे हो गए. डन. तो तुम भी यहाँ कहीं अर्थ पे हो, यानी कि यू आर सिटिंग एट विच, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके. चलो आई एम बैक. सो यहाँ पे तुम कहाँ पे हो, तुम हो ऑब्जर्वर, ठीक है, ये है ऑब्जर्वर. Now observer is where? On the surface of Earth. Earth is what? It's rotating with omega. And its radius is how much? RE. I have assumed Earth to be spherical. Done? So, आप कौन से फ्रेम में हो? इनर्शियल फ्रेम पे हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हो? अगर तुम अर्थ के रोटेशन को काउंट करते हो तो मुझे बताओ सभी लोग. इन विच फ्रेम यू आर? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? Yes? Come on, everyone. So many people. चलो, अक्षय, Alvira, JNVP. I don't know who he is or she is. क्या हो गया सबको? बताओ तुम कौन से फ्रेम में हो, इनर्शियल में हो या नॉन इनर्शियल? यस आदित्य. My dear, let me know. Otherwise, I will have doubt that you people are not understanding, and at the same time, you people are not asking doubts. Am I audible? Am I audible? Am I clear? My question is clear to you? प्रज्ञा, पारुल, ऑडिबल हूं ना? तो बताओ ये कौन सा फ्रेम है? जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ओके आदित्य, सो एवरीवन लेट मी नो ना. ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है अर्थ के सरफेस पे, वो कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? ओके चलो ठीक है, ठीक है, एक काम करो, उन्नति नॉन इनर्शियल मे बी, ठीक है, कोई नहीं, तुमने बताया दैट इज मोर गुड. या इट विल बी नॉन इनर्शियल ओनली. इनर्शियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं तुम्हें अभी बताती हूँ. यहाँ पे देखो, सपोज कर लो ये एक स्फीयर है जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है और एक मास जो है वो यहाँ है, एक मास यहाँ है. अब तुम सोचो अर्थ के मोशन को, ग्लोब तुम लोगों ने देखा होगा ना, ऑफिसेस में देखा होगा ग्लोब जो होता है, ग्लोब ऐसे होता है, स्फीयर ऐसा है. डन. वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है. अर्थ भी एक ग्लोब की तरह है ना, वो ऐसे 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 क्या हो रहा है, घूम रहा है. तो अर्थ पे सपोज कर लो तुम यहाँ हो, तुम्हारा एक फ्रेंड यहाँ है. डन. सो जब अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो ये पर्सन ऐसे ऐसे सर्कल में जा रहा है और ये पर्सन ऐसे ऐसे सर्कल में जा रहा है. देन सो बोथ आर मूविंग इन अ सर्कल of certain other radius, like this radius is what, this radius is RE and this radius is your what, this is something, इसको कुछ R1 ले लो क्योंकि डिफरेंट होगा. यहाँ पे कुछ और वैल्यू है,
अगर ये सेंटर है किसी सर्कल का अगर ये सेंटर है तो रेडियस कुछ और होगा, राइट? सो यहाँ पे R1 रेडियस में जा रहा है, ये R2, एनीथिंग यू अज्यूम। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में तुम्हारा किसमें, चीज अगर सर्कुलर मोशन में है, डन, कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कुछ भी हो या ना हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता है v²/r, डन, एंड दैट इज योर ω²r. So if Earth is rotating with angular velocity omega, it means a certain person, if he or she is standing on the surface of Earth, that person is also going in a circle of some radius that is different from the radius of Earth. If the person is not at equator, that is this is equator, right? Bhavdeep, बोलो क्या डाउट है? Any doubt? Okay, I'm waiting for your words. नाउ यहाँ जो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, सो रेडियस डिफरेंट होगा, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पर्सन, ये यहाँ जो मास m है, या फिर यहाँ जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस सर्कल में ऐसे जा रहा है, डन, समझ रहे हो? सो इसके लिए रेडियस कुछ और होगा, लेकिन ओमेगा विल रिमेन सेम, क्योंकि तुमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा भी होगा, अगर कोई चीज ओमेगा से ऐसे जा रहा है, डन, घूम रहा है, तो उसके हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज, लीनियर वेलोसिटी चेंज, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर, डन। अभी के लिए हम इतना देखते हैं कि इस पॉइंट का भी एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, इफ दिस रेडियस इज r1 then it will be omega² r1, done. So this person standing on the surface of Earth is in accelerated frame, done. So this is what non-inertial frame. अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगी, तो let's start a phrase. ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसा हुआ अर्थ, और यहाँ हमारे पास अप में एक मास है यहाँ पे m, और जो ऑब्जर्वर है वो भी सरफेस ऑफ अर्थ पे है, डन। सो ऑब्जर्वर कहाँ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। तो अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन लिखते हो, तो सबसे पहले उस पर लगते हुए फोर्सेस को दिखाने से पहले सबसे पहले स्यूडो फोर्स लगाओगे, है ना? इस पर्सन पे ये एक्सेलरेटेड फ्रेम पे है, इस पे, इस फ्रेम का यहाँ पे फोर्स है, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है, ये मास ऐसे सर्कल में जा रहा है, ऐसे सर्कल में जा रहा है, सो पर्सन भी कहीं नहीं होगा, है ना? सो इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, then if you are working from this frame, then opposite to this acceleration we will apply a force, before we start with writing other forces, right? So यहाँ पे pseudo force पहले लगा दो, pseudo force कितना होगा, m omega² r1, whatever is the radius here, m omega² r1। अब उसके बाद सारे फोर्सेस लगा दो। अब यहाँ पे एक और फोर्स क्या लगाओगे, यहाँ पे वेट वाला फोर्स mg जो लगाते हो, सो g towards the center of earth, so exactly towards the center of earth I'm applying mg dash whatever, or it will be g only because it's on the surface of earth, right? So mg, m omega² r1। अगर हम लोग ओमेगा को निग्लेक्ट करते हैं तो ओनली फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स दिस अर्थ, लाइक यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, बट मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही यहाँ पे, just let's discuss whatever force is acting on a small mass m because of it standing on earth or because of the effect of mass of earth and rotation of earth। सिर्फ इन दो चीजों को मैंने काउंट किया है, ठीक है? सो अब आप देखो m omega² r1, mg इधर लगा, इन दोनों का नेट फोर्स कुछ होगा, डन। मेरे कहने का बस सिंपल मतलब ये है कि अगर का रोटेशन काउंट नहीं करते हो तो यहाँ पे m मास है, अर्थ की वजह से इस पे फोर्स इधर सिर्फ लगेगा, दैट इज योर mg। लेकिन अर्थ के रोटेशन को अगर आप काउंट करते हो तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको तुम लोग बुलाते होगे, मैंने यहाँ
सेंट्रीपिटल का स्यूडो फोर्स को ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऐसे फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r1, और नेट फोर्स mg नहीं होगा, समथिंग एल्स होगा। अगर नेट फोर्स mg नहीं है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप निकाल रहे थे नेट फोर्स डिवाइडेड बाई m, वो g नहीं होगा, इट वोंट बी g, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो mg नहीं है, mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r1, और इनके बीच का कुछ एंगल है, ठीक है। सो वी नीड टू कैलकुलेट इट, डोंट वरी। अब देखो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूंगी, डन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम करो, ओमेगा this is m on the surface of earth, omega it's rotating like this, done। और इस पे एक फोर्स लगा mg towards the center of earth, another force will be fc, that is centrifugal force, actually pseudo force जो मैंने अभी लगाया था सेम फोर्स है, ठीक है। सो नेट फोर्स इस पे क्या लगेगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स विल बी कॉल्ड एज mg डैश, यानी कि हियर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो r स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। अब यहाँ पे नेट फोर्स mg डैश को क्या लिखोगे, mg डैश हैज अ सर्टेन डायरेक्शन, तो ये वेक्टर है, mg डैश इज इक्वल टू व्हाट, fc प्लस व्हाट, fc प्लस क्या करोगे mg, ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करना है, अब देखो एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे, और तुम लोग ना अर्थ के लिए एक चीज याद रखना, दैट इज योर लैटिट्यूड, ठीक है। किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे m मास को मैंने सर्टेन एंगल पे लिया है, यहाँ पे लिया है, ये सर्टेन ऐसे कुछ एंगल बना रहा है, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ भी है, ये वाला एंगल, ठीक है, लैम्डा, ठीक है, डन। सो दिस एंगल, दिस लैम्डा इज सेम एज दिस वन ना, दिस एंगल, राइट, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट, इसको क्या बोलोगे, ऑल्टरनेट एंगल, दैट इज लैम्डा। सो ये जो एंगल है, ये इक्वेटर होता है अर्थ का, ठीक है। इक्वेटर से अप जाओ या डाउन जाओ, किसी भी पॉइंट पे कोई भी अगर मास से, कोई भी पर्सन है, कोई भी कंट्री है, उस कंट्री का लैटिट्यूड क्या होगा, सेंटर से उस कंट्री को ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो, वो इक्वेटर से जो एंगल बना रहा है दैट इज लैटिट्यूड। तो हमारे क्वेश्चन में जो स्मॉल मास m है, उसका लैटिट्यूड कितना है, लैम्डा है, ठीक है, इस लैटिट्यूड इज लैम्डा। और अगर ये लैटिट्यूड लैम्डा है तो तुम अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे लिए ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है, बट मैं एक काम करती हूँ, ठीक है, फिर से ड्रॉ करती हूँ। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये जो m मास है, इसका लैटिट्यूड मैंने लैम्डा लिया है, ये इस सर्कल में जा रहा होगा। अब देखो ये वाला वैल्यू कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ये वैल्यू कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, और इसका रेडियस r1 ये होगा, ठीक है, r1 हमें निकालना है। सो ये एंगल कितना था तुम्हारा, ये एंगल था तुम्हारा लैम्डा, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा। अब आप देखो r1 डिवाइडेड बाई re किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस लैम्डा होगा ना, साइन 90 माइनस लैम्डा, सो कितना हो जाएगा, ये कॉस लैम्डा, राइट। सो r1 किसके बराबर है, re कॉस लैम्डा, ये निकालना जरूरी है, क्योंकि जो fc है वो किसके बराबर है, m ओमेगा स्क्वायर r1। सो r1 का वैल्यू कितना है, re कॉस लैम्डा। चलो अब लिखते हैं, ठीक है। सो mg डैश इक्वल टू fc प्लस, सॉरी fc का वैल्यू तो हमें पता है ना, इसको ऐसे लिखो। एक चीज और यहाँ पे कर लेते हैं, fc और mg के बीच एंगल क्या होगा। सो fc कहाँ है तुम्हारा, mg इधर है, fc इधर है, ये एंगल कितना होगा तुम्हारा, इस एंगल को केयरफुली अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो ये एंगल तुम्हारा कितना आएगा बताओ, एनीवन, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लैम्डा, ये लैम्डा होगा, ठीक है, और ये पूरा कितना है 180। सो दैट एंगल बिटवीन fc एंड mg विल बी लैम्डा और नॉट, एवरीवन अग्री, और वन साइडेड नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच का, मैं कह रही हूँ 180 माइनस लैम्डा। सब लोग अग्री करते हो, यस नो एनीथिंग,
I should feel like you people are understanding. ठीक है, come on. Yes, स्मिथ, तुम लोग भी अपने कॉपीज में ना थोड़ा डायग्राम देख बना मत, क्योंकि मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, तो यू पीपल कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम एंड सी कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है. तो ओनली स्मिथ, अदर्स. देखो अगर नहीं दिख रहा है तो भी मुझे फ्रैंकली बता दो, मुझे रिपीट करने में कोई मसला नहीं होता. कम ऑन एवरीवन. ओके, ठीक है, मुझे लगता है मुझे बढ़ना चाहिए, तो चलो 180 माइनस लैम्डा है, एफसी भी पता है, एमजी भी पता है. नाउ दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, उनका रिजल्टेंट क्या होगा. अगर मैं इसका एम जी डैश का मॉड्यूलस निकालूं तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल है दो वेक्टर ए और बी के बीच का. तो यहाँ पे मैं वही करूंगी, एफ सी का स्क्वायर करूंगी, एम जी का स्क्वायर करूंगी, और फिर क्या लिखूंगी, 2 FC mg cos 180 माइनस लैम्डा. ठीक है, एक काम करती हूँ, उसको हटाती हूँ. ठीक है, 180 माइनस लैम्डा ये होगा. अब आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो फास्ट. सो एफ सी का वैल्यू क्या रखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर वन का वैल्यू क्या रखोगे, आर ई कॉस लैम्डा, और इसका स्क्वायर है ये. सो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा 4 होगा, आर ई स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर लैम्डा, क्योंकि स्क्वायर था ना, एफ सी का वैल्यू होगा इन ओमेगा स्क्वायर आर वन. एम जी स्क्वायर क्या लिखोगे, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, वैल्यूज को बहुत केयरफुली लिखना है यहाँ पे, ठीक है. एफ सी को क्या लिखने वाले हो तुम, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस लैम्डा. और देखो कॉस 180 माइनस लैम्डा क्या होता है, ये माइनस कॉस लैम्डा होगा. कॉस 180 माइनस लैम्डा क्या होता है, माइनस कॉस लैम्डा. सो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस. सो 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम जी. सो एम जी करोगे तो एम स्क्वायर कर दो जी. और एक सेकेंड, केयरफुली नहीं लिखूंगी तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. एक काम करती हूँ, मैं सबको मल्टीप्लाई करती हूँ. देखो यहाँ पे एम जी है ये, और एफ सी का वैल्यू क्या है, एफ सी है तुम्हारा एम ओमेगा स्क्वायर आर वन. सो एफ सी में भी एक एम है और एक एम है एम जी में, सो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एम स्क्वायर. अब आप देखो जी है, एक जी को लिखो. एफ सी में और क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, ओमेगा स्क्वायर लिखो. और यहाँ पे क्या है, आर वन है, आर वन को क्या लिखोगे, आर ई कॉस लैम्डा. और कॉस लैम्डा दो होगा, क्योंकि एक आर ई कॉस लैम्डा का और एक यहाँ पे कॉस लैम्डा पहले से है, कॉस 180 माइनस लैम्डा. सो दिस इज दिस, राइट. अब इसको आप ऐसे ये कर लो. नाउ एम जी डैश जब तुम निकालोगे ना तो क्या आएगा, जैसे देखो यहाँ पे जो ये टर्म है एम स्क्वायर जी स्क्वायर है, इस टर्म को तुम क्या ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है. सो कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, एम जी. और अगर बाहर में एम जी लिखती हूँ तो ये 1 हो जाएगा. 1 प्लस में क्या लिखूंगी, एम एम जी को बाहर लिया है तो यहाँ से एम स्क्वायर का एम तो बाहर गया, सो ये तो चला गया. जी इसमें है नहीं तो जी स्क्वायर मुझे नीचे लिखना पड़ेगा. ओमेगा 4 आर ई का स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर लैम्डा. और माइनस में क्या लिखने वाले हो, 2 एम स्क्वायर जी, यहाँ पे जी एक है, सो जी एक ही जी है ना, दो तो नहीं आएगा नहीं. सो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, बताओ, एम एम स्क्वायर तो एक एम बाहर गया और दूसरा तुम्हारा क्या बचा, जी है. ठीक है, इसको जी स्क्वायर करने के लिए हम लोग एक डाउन में जी लिखेंगे. सो यहाँ आप क्या लिखने वाले हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनीवन विद द कैलकुलेशन, एनी सजेशन, क्या लिखूं बताओ, सब कुछ सही लिखा है ना मैंने, एवरीवन फॉलो इट प्रॉपर्ली, अदरवाइज वी विल गेट इट रॉन्ग. ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए. इज इट ओके, चलो, आई फील लाइक इट्स ओके. नाउ -2 आप यहाँ पे लिखो, एम स्क्वायर तो बाहर जाएगा. अब आप एक काम करो, जी तो बचेगा नहीं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा.
ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, जी। यहाँ से एम एम तो कैंसिल होगा, वो बाद में करेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना ओमेगा, ये जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर आर ई बाई जी, ये टर्म ना काफी छोटा होता है, ये बहुत स्मॉल होता है। डन, ये टर्म क्या होता है, काफी छोटा होता है, स्मॉल होता है अगर कैलकुलेट करोगे तो। और ये जो यहाँ पे टर्म दिख रहा है, ये इसका भी स्क्वायर है, तो ये काफी छोटा है। डन, इस चीज को इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको निग्लेक्ट करेंगे, तो इस चीज को यहाँ पे निग्लेक्ट कर दो और उसके बाद इक्वेशन लिखो। सो एम एम को मैंने यहाँ से हटा ही देना है, हटा दिया जी। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक काम करते हैं, जी क्या लिखोगे, 1 + 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई cos square omega by g. So this is your we have got this now. So this is your what, m g dash ka value is this, right? So what is the value of g dash we are getting, value of g dash we are getting as this. Everyone else, any doubt here in the calculation? Take, I'm giving you, take 1 minute of time and just look at it. Done, that time I'm giving you to just go through it. देखो कि क्या क्या दिख रहा है, कैसे कैसे हुआ है, सही से हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखो क्योंकि वो जरूरी है। उसके बाद आई विल अगेन स्टार्ट। और डाउट है तो इन बिटवीन यू कैन टेक्स्ट, तो मुझे टेक्स्ट भी करो, लेकिन इस चीज को एक बार गो थ्रू करो। यस, एवरीवन गो थ्रू इट। यस भवदीप, ओके। यस, एनीवन, एनी डाउट? Okay, I hope everything is clear, right? Done? क्या हुआ?
ओके क्लियर है, चलो ठीक है, कोई तो कुछ बोलो। So what value we are going to get finally? So final value that we will be getting after squaring, that will be what? That will be your this, right? G dash is equal to G minus omega square RE cos square lambda. क्योंकि देखो मैंने अंडर रूट करके निकाला सारी चीजें, यहाँ से अगर मैं स्क्वायरिंग करके करती, बैक में जाओ, यहाँ अगर मैंने जैसे दिस इज योर mg डैश इज योर नेट फोर्स, राइट? mg डैश को मैंने ऐसे लिखा, सो दिस इज स्क्वायर रूट, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करके जाऊंगी, इधर से स्क्वायर करके निकालोगे, then if you're going to square the both sides, so the answer that you will get is, you can manipulate that, now I have dealt with the concept, ठीक है? So what answers you are going to get? G dash equal to G minus omega square RE cos square lambda. So that is your task that I want you all to do, ठीक? That is why I'm keeping all these slides empty. कल के क्लास में I will ask you कि have you reached there, because this calculation is neat and clean and correct, right? Everything I have told you here, just look at it more carefully. Take a screenshot if possible. Otherwise, you will be proceeding ahead after this. Okay. चलो, तो फाइनल आंसर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अब चलो फाइनल आंसर से मैं डिस्कस करूंगी। G dash equal to G minus omega square RE cos square lambda. This is this. Done. So G dash क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। G से क्या हो गया? G dash has decreased when we are considering rotation of earth into account. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, लैम्डा का वैल्यू मैंने बोला लैम्डा इज लैटिट्यूड, सो on equator lambda is what? 0. As we will move towards pole, lambda will increase. So at equator, if lambda is 0, cos square lambda क्या हो जाएगा? Cos square 0, that is 1. So G minus omega square RE, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, लैम्डा चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए जी डैश क्या होगा? मिनिमम, यानी कि इक्वेटर पे जी डैश मिनिमम होगा, जी मिनिमम होगा, और जैसे जैसे आप पोल पे जाओगे थीटा इंक्रीज होगा, या सॉरी पोल के टुवर्ड्स जाओगे थीटा इंक्रीज होगा। पोल पे थीटा क्या है? 90 डिग्री, cos 90 is 0, so this will become 0, and at pole g will become equal, g dash will become equal to z. So acceleration due to gravity is equal to 9.8 meter per second square exactly at pole, not at equator. इक्वेटर पे ये इफेक्ट काफी प्रोमिनेंट होगा। किसका इफेक्ट? रोटेशन ऑफ अर्थ का। ओके, चलो कैसे हमने लाया समझ गया ना? अगर अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट को काउंट करोगे तो उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r1, ठीक है? उस फोर्स को और mg को ऐड करके mg डैश मिलेगा, एंड फ्रॉम देयर वी विल कैलकुलेट g डैश, दैट वी हैव डन ऑलरेडी। ओके, नाउ वेरिएशन इन g ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली अर्थ को हमने क्या माना है? स्फेरिकल माना है, लेकिन अर्थ स्फेरिकल नहीं होता है, वो एलिप्टिकल इन नेचर होता है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि RE इज अबाउट 21 किलोमीटर मोर देन RP, यानी कि पोल का डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से ज्यादा होता है, सॉरी नहीं, RE इक्वेटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा ऑब्वियसली। सो ये इक्वेटर है तुम्हारा, इक्वेटर से डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ अर्थ का, RE इज ग्रेटर देन RP बाय 21 किलोमीटर। सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि तुम अगर अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट को भी नेग्लेक्ट कर दो तो भी यहाँ पे तुम जी का वैल्यू क्या निकालोगे? जी एम ई बाई आरपी का स्क्वायर, है ना? और यहाँ पे आप क्या निकालोगे? जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। So RE and RP are different. So because of shape of Earth also, G will vary. Done. So एक ये है. Done. So that is G is less than what? G is less than GP because RE is greater than RP. Over. तो ये था शेप का इफेक्ट। अब हम लोग कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए जी का वैल्यू निकालेंगे। इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन पार्ट ऑलरेडी हम काफी ज्यादा कवर कर चुके हैं। तो चलो अब यहाँ पे धीरे धीरे मैं तुम लोगों को इसके थ्रू बस ले जाऊंगी। सो सॉलिड स्फीयर है, ऑन द सर्फेस ऑफ व्हाट? ऑन द सर्फेस ऑफ दिस स्फीयर वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड। सो सपोज कर लो इस स्फीयर का मास m है और इसका रेडियस r है। सो इसके सरफेस ऑफ स्फीयर, इसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू क्या होगा?
तो इसको अर्थ की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, डन। सो इसका मास अगर m है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना होगा, सो g एट सरफेस विल बी इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। एट आउटसाइड पॉइंट, तो ये भी हम लोग काफी इजिली कर सकते हैं। आउटसाइड पॉइंट अगर तुम ले लो तो ये डिस्टेंस सपोज कर लो r है, ये डिस्टेंस h है, अर्थ की तरह ट्रीट कर लो। सो टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी r प्लस h। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट p विल बी व्हाट, gm बाई r प्लस h का स्क्वायर। सो यहाँ पे r और h के टर्म में हम ना लिखकर मैं क्या करूंगी, इसको स्मॉल r डिस्टेंस दे देते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ये डिस्टेंस स्मॉल r है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट p विल बी इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। क्योंकि देखो इस पॉइंट से अगर तुम स्फीयर बनाते हो ना p पॉइंट से, तो p पॉइंट के अंदर ही सारा मास कंसंट्रेटेड है इस स्फीयर का, डन, जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा हो गया कि एक मास यहाँ है m मास, और r डिस्टेंस पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, तो क्या करेंगे gm बाय r स्क्वायर, ठीक है। एट इनसाइड पॉइंट के लिए कल मैंने काफी डिस्कस किया था, ठीक है, तुम लोगों को बताया था कैसे निकालना है। तो इनसाइड पॉइंट अगर सॉलिड स्फीयर के लिए ले रहे हैं तो जिस पॉइंट पे भी निकालना है उस पॉइंट से हमने क्या पास किया था, स्फीयर पास किया था। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस स्फीयर के बाहर वाले जो मास होंगे वो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, 0 होगा। सो ये क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन बन गया, किस तरह के क्वेश्चन में ये रिड्यूस हो गया। सपोज कर लो इसका ओरिजिनल रेडियस r है और तुम्हें जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है वो r है, डन। और इसका टोटल मास, इस स्फीयर का टोटल मास क्या है, m है, डन, समझ रहे हो। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक छोटा स्फीयर बनाना होगा r, स्मॉल r रेडियस का, जिसके p पॉइंट जिसके सरफेस पे होगा, और इस स्फीयर का मास ऑब्वियसली m से डिफरेंट होगा। क्या होगा वही निकालना हमारा टास्क था यहाँ पे। अगर मास m आ रहा है सपोज, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इनसाइड पॉइंट विल बी gm बाई व्हाट, विल बी इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर, ओके, ये होगा, देन m निकाल लो। हमारा टास्क यहाँ पे यही है ना, टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट m। तो चलो m निकालते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डेंसिटी कितना होगा पहले ये निकाल लो। सो इसका डेंसिटी होगा, इसका टोटल मास है m, मास बाय वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, क्योंकि दिस स्फीयर इज पार्ट ऑफ जस्ट दिस स्फीयर ओनली, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, स्मॉलर वन का 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम ये है, इनटू डेंसिटी करेंगे तो मास मिल जाएगा। सो m बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीजें हमने कल की है अर्थ के लिए, ठीक है। सो m r क्यूब बाई आर क्यूब। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, g बाय आर स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, m r क्यूब बाई आर क्यूब। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी gm r बाई आर क्यूब, क्योंकि एक आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। यही आंसर तो हमें अर्थ के लिए भी मिला था। आर वहां पे क्या था, आर ई माइनस डी था, क्योंकि हमने डी डेप्थ पे निकाला था यहाँ से। सो ये हो गया था आर ई माइनस डी, स्मॉल आर ई माइनस डी के बराबर था, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर वी गॉट, राइट। क्लियर है, एवरीवन क्लियर विद दिस सॉलिड स्फीयर, इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट एंड ऑन द सरफेस। किसी को डाउट है बोलो, जल्दी से बताओ। नो डाउट, ओके, चलो। तो बहुत ही पारुल क्लियर है, ठीक है। अब चलो हम लोग होलोस्फीयर की बात करते हैं। सो होलोस्फीयर के इनसाइड पॉइंट की बात करो। होलोस्फीयर का मतलब ऐसा स्फीयर जिसके अंदर के स्पेस में कोई मास नहीं है। तो अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट से अगर एक स्फीयर को पास करूं, तो ये स्फीयर जो इसके अंदर तो कोई मास ही नहीं है। अगर कोई मास नहीं है, और मैंने बोला था आउटसाइड मास काउंट में ही होंगे, तो इनसाइड पॉइंट पे तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है।
इस पॉइंट पे अगर तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, इससे एक स्फीयर पास करो विथ सेंटर एट द सेंटर ऑफ दिस लार्जर स्फीयर, तो इसके अंदर कुछ भी मास नहीं है, और अगर नहीं है तो बाहर का मास तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, यानी कि जी इनसाइड क्या हो जाएगा, 0। एट द सर्फेस, अगर एट द सर्फेस की मैं बात करूं तो एट द सर्फेस ऑब्वियसली इसका कुछ मास होगा, इसका मास m ले लो, सो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, यहाँ पे, डन, यहाँ पे। तो इसके लिए अगर तुम g एट द सरफेस निकालते हो तो क्या होगा, सेम है सॉलिड स्फीयर, gm बाई r का स्क्वायर, वेयर दिस इज r, ठीक है। बिकॉज इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से पास करता हुआ है, तो ये खुद स्फीयर ही है और इसका कुछ मास है, डन। सो इसका मास क्या है, m है। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, gm बाय r स्क्वायर, सेम है सॉलिड स्फीयर, राइट। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, सॉरी, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, स्फीयर ले लो, आउटसाइड पॉइंट r ले लो। सो यहाँ से पास करता हुआ अगर एक स्फीयर बनाते हो तो इस स्फीयर के अंदर जो मास है वो m मास है ना, और उस m मास का सेंटर यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यूनिफॉर्म स्फीयर है, राइट, डन। सो एक मास m यहाँ है और इस पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा, gm बाई सॉरी r का स्क्वायर, so g for any outside point, done, this is this, ठीक है। सो हमने सॉलिड स्फीयर किया, हॉलो स्फीयर किया, अर्थ का सारा ही कैलकुलेशन कर लिया, डन। हमारे पास कुछ और कंटिन्यूअस बॉडीज बचे हैं, ये तो सारे बहुत ही इजी थे और ये भी बहुत इजी है, बट कल के क्लास में मैं तुम लोगों को थोड़ा सा अभी तक मैंने अर्थ के लिए जो बनाया था फॉर्मूला जो डिराइव किया इनसाइड पॉइंट के लिए, उसमें मैंने तुम्हें सारे लॉजिक्स बताए, सारी चीजें बताई, बट कंटिन्यूअस बॉडी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय मेथड्स होते हैं उसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगी क्लास में फॉर हाफ ऑफ द टाइम। और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल में एंटर करेंगे, यानी कि एनर्जी की बात अब हम लोग करेंगे, एक्सेलरेशन की बात और नहीं करेंगे, ठीक है। सो कल के क्लास तक ही वो बात होगी जो बात हमने अभी तक की है, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड सैटेलाइट थिंग, ओके। तो कल के क्लास के लिए ओके वेट, नॉट एवरीवन शुड लीव नाउ, जस्ट वेट फॉर सम मिनट। मेरे पास कुछ होमवर्क है और वो होमवर्क ये है कि ये जो रिंग है इस रिंग के एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा वो तुम्हें निकालना है, रिंग का मास m ले लो। सिमिलरली डिस्क के एक्सिस पे क्या होगा, ये डिस्क है m मास का, इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे ये जो m मास है वो कितना फोर्स फील करेगा वो तुम निकाल के आना, ठीक है। सो ये दो चीजें तुम्हें ट्राई करनी है, ऑब्वियसली इन द कल के क्लास और नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस कि कैसे करना है, लेकिन अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो तुम लोग चीजें सीखोगे और ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें तुम लोगों पे छोड़ती हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड गो थ्रू दैट। अगर मैंने सब कुछ करा दिया तो फिर तुम लोग क्या करोगे। सो क्या क्या करना है तुम लोगों को, रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट जी पे था उसका फाइनल एक्सप्रेशन तक आना है तुम लोगों को, और ये दो कंटिन्यूअस बॉडीज के एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने की कोशिश करनी है, ओके। Everyone has left almost. Everyone else, take care of yourself. Stay safe, stay healthy, keep enjoying. कल क्लास नहीं है, so कल फुल एंजॉयमेंट। तुम लोग कल अच्छे से प्ले टाइम को सही से यूज करना, ढेर सारा खेल खेलना, और उसके बाद जो भी टाइम में क्लास नहीं होगी उस टाइम पे होमवर्क जो दिया गया है उस पे फोकस करना, ठीक है। So everyone, bye bye, take care, and lots of love and blessings from my side. Bye bye, take care. Okay, bye.